हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर स्कूल। एग्जाम शिविर स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम अब तक 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, 5 से 6 लेक्चर आई थिंक, और जिसमें हम हार्ट की पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वो कंप्लीट कर चुके हैं। एनाटॉमी की बात करें अपन तो एनाटॉमी में हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी हमने, और फिजियोलॉजी की बात करें उसमें हमने कार्डियक साइकिल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर में हमने कार्डियक साइकिल को कंप्लीट किया। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिक 3 कंपोनेंट है, हार्ट, ब्लड और वेसिल। जिसमें से हम बात करें तो हम हार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी 2 कंपोनेंट बचे रहते हैं अपना, एक तो ब्लड और वेसिल। क्लियर। तो आज के लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं ब्लड। क्लियर। और ब्लड में भी हम कोशिश करेंगे कि प्लाज्मा और आरबीसी ये 2 चीजें हम कंप्लीट कर पाए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर अपना कौन सा होगा? ब्लड के बारे में। क्लियर। तो हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट थे, और 3 कंपोनेंट वो कौन कौन से थे मैंने बताया था आपको, एच, बी और वी। यहाँ पर एच का मतलब होता है हार्ट, उसके बारे में पढ़ना होता है हमें। और बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्लड से, और वी का मतलब होता है वेसल्स। वेसल्स। क्लियर। जिसमें से हार्ट की बात करें तो हार्ट में 2 चीजें इंक्लूड होती है, एक तो एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हमने देखा था कार्डियक साइकिल, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं दूसरा कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड, जिसकी बात कर रहे हैं। फिर वेसल्स पढ़ेंगे जिसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरीज आती है। क्लियर। तब बात करते हैं अपन ब्लड के बारे में। क्लियर। चलिए ब्लड। ब्लड ब्लड के बारे में बात करें तो पहले इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि ब्लड क्या चीज है। ब्लड की बात करें तो ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इट इज अ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक प्रकार का वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर टिश्यू की बात करें, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। टिश्यू जो होता है उसको देखा जाए जनरली तो ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है। उसमें से ये कौन से प्रकार का है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव में भी कौन सा आपका? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर तरल संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वह होते हैं सेल होते हैं, फाइबर्स होती है, सेल और फाइबर्स होते हैं। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो उसका जो फाइबर होता है, उसका जो मैट्रिक्स होता है, सॉरी वो मैट्रिक्स होता है, उसमें फाइबर नहीं होता है। यानी कि जो ब्लड है वो कैसा होता है? नॉन फाइबर्स होता है, नॉन फाइब्रस मैट्रिक्स होता है इसका, नॉन फाइब्रस मैट्रिक्स। कहने का मतलब यह है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उस कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट में मैट्रिक्स आता है। क्लियर। और जो ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है? नॉन फाइब्रस होता है, मतलब उसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं। किसमें? ब्लड के मैट्रिक्स में। ब्लड कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होते, नॉन फाइबर्स होता है। दूसरा, ब्लड की बात करें, कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ब्लड की जो स्टडी की जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी स्टडी की ब्रांच को। और इसका जो फॉर्मेशन है, रक्त के निर्माण की क्रिया है, उसको हम बोलते हैं हीमोपोएसिस। इसको हम बोलते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस। इसके बाद रक्त के आयतन की बात करें तो रक्त जो होता है वो हमारे शरीर के भार का 8% होता है। शरीर के भार का 8% होता है। शरीर के भार का 8% अप्रोक्सीमेट होता है। दूसरी बात करें अपन रक्त के निर्माण की, तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में। कौन सी? रेड बोन मेरो में, अडल्ट में बात करते हैं। इसके अलावा स्प्लीन में भी होता है, लीवर में भी होता है। क्लियर। और प्लेसेंटा से भी होता है भ्रूणावस्था में। क्लियर। तो निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण जो होता है वो आपके होता है कहाँ पर? रेड बोन मेरो में। और बोन मेरो की बात करें, ये बोन मेरो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर की जितनी भी लॉन्ग बोन है, जितनी भी लंबी हड्डियां हैं, उनकी कैविटी में पाया जाता है। जैसे कि ये हमारा हो गया रेडियस अल्ला हो गया, ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, रिब केस की बोन हो गई, वर्टिबल कॉलम हो गया।
तो जितनी भी लॉन्ग बोन है उन लॉन्ग बोन की कैविटी जो होती है उनमें पाया जाता है रेड बोन मेरो, क्लियर। और वहां पर होती है रक्त के निर्माण की क्रिया। इसके अलावा ब्लड के पीएच की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ब्लड की पीएच। तो ब्लड जो होता है उसकी पीएच होती है 7.4, यानी कि कैसी होती है, हल्की क्षारीय होता है। ब्लड जो होता है वो हल्का आपका क्षारीय होता है, इसकी पीएच 7.4 होती है। तो ये ब्लड के बारे में कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। तो ब्लड आपका कैसा टिश्यू है, वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। इसका मैट्रिक्स जो होता है वो नॉन फाइब्रस होता है, उसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं। इसके अध्ययन की शाखा को हिमेटोलॉजी कहते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, हिमेटोलॉजी है ना, इसकी स्टडी की ब्रांच, सॉरी हिमेटोलॉजी है, इसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, क्लियर। और इसके निर्माण की, रक्त के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है आपकी, हीमोपोएसिस। ये शरीर का भाग का 8% होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो की बात करें तो शरीर की जितनी लंबी हड्डियां है, लॉन्ग बोन है, उसकी कैविटी में पाया जाता है। और इसकी पीएच जो होती है वो 7.4 होती है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है, क्लियर। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड में मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, ध्यान से समझना। ब्लड में मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। पहला होता है प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है इसका सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो होता है एक प्रकार का लिक्विड होता है, एक तरल होता है। प्लाज्मा के परसेंटेज की बात करें तो प्लाज्मा आपके ब्लड में, हमारे ब्लड में प्लाज्मा मिलता है 55%, और सॉलिड पार्ट की बात करें तो वो हमारा होता है कितना, 45%। तो 55% तो ब्लड में क्या मिलेगा, प्लाज्मा, और 45% क्या मिलेगा आपको, सॉलिड पार्ट। इस सॉलिड पार्ट की बात करें तो इसके अंदर, सॉलिड पार्ट के अंदर आती है 3 चीजें, आरबीसी, दूसरा आता है आपका डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों मिलकर यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट बना रहे हैं, सॉलिड पार्ट, जो कि कितना है 45%। बाकी 55% इसमें क्या होता है आपका, प्लाज्मा होता है, क्लियर। अब यहाँ पर इसकी हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की, तो अकेला 99% तो यहाँ पर क्या होता है आपका, 99% अकेला होता है आरबीसी। बाकी के 1% में यहाँ पर ये दोनों चीजें मिलती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये होती है 1%। और 99% जो पार्ट आपका बना रहा है वो कौन बना रहा है, आरबीसी। तो यहाँ पर हम 2 चीजों की बात करेंगे, एक तो हम बोलते हैं पीसीवी। पीसीवी का मतलब क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि टोटल जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में टोटल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का कितना अमाउंट है, कितनी मात्रा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, उसको कहा जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी, क्लियर, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा में आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का जो वॉल्यूम है उसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी। एक होता है एचवी, एचवी का मतलब क्या होता है, हिमेटोक्राइट वॉल्यूम, हिमेटोक्राइट वॉल्यूम, हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कि प्लाज्मा में ओनली आरबीसी का कितना वॉल्यूम है, मतलब ओनली आरबीसी कितनी है, ओनली आरबीसी कितनी है, किसमें, प्लाज्मा में। रक्त प्लाज्मा में ओनली आरबीसी जितनी मात्रा होगी उसको हम बोलते हैं हेमेटोक्राइट वॉल्यूम, और रक्त प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों की जो मात्रा है वो हमारी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अगर इन दोनों की बात करें तो जो ब्लड रिपोर्ट आती है उनमें इन दोनों चीजें मेंशन होती है, पीसीवी और एचवी। अब यहाँ पर पीसीवी जो होता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, एचवी के। पीसीवी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एचवी, यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है वो हेमेटोक्राइट वॉल्यूम के लगभग बराबर होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आरबीसी है वो कितना 99% है, बाकी 1% में क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट, इन तीनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम।
और हेमेटोक्राइट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ओनली आरबीसी। आरबीसी ही 99% पार्ट को कवर कर रही है, इसीलिए जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है वो हेमेटोक्राइट वॉल्यूम के अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कितना है, 55% है। जो 55% प्लाज्मा है उसके भी तीन कंपोनेंट है, तीन चीजें इसमें होती है। क्या क्या देखिए, प्लाज्मा में तीन चीजें इंक्लूड है यहाँ पर। पहली जो चीज है, जिस पहला जो पार्ट है वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक पार्ट, अकार्बनिक भाग, इनऑर्गेनिक पार्ट। दूसरी बात करें तो ऑर्गेनिक पार्ट जो इसके अंदर मिलेगा, ऑर्गेनिक पार्ट। और तीसरा कुछ दूसरे प्रकार की चीजें, अदर थिंग्स। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें मिलती है। तो प्लाज्मा में जो चीजें मिल रही है उसको तीन मुख्य भागों में बांट देते हैं अपन, इनऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट और अदर थिंग। इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो इसके अंदर हमको मिलेंगे साल्ट, इसके अलावा आयरन, साल्ट और आयरन। तो पहली चीज तो मिलेगी साल्ट, दूसरी आयरन, और तीसरी जो चीज मिलेगी वो हमको मिलेगी गैसेस। तीन कंपोनेंट है किसके, यहाँ पर इनऑर्गेनिक पार्ट के। साल्ट की बात करें तो प्लाज्मा में कौन कौन से हमको साल्ट मिलते हैं, एक तो मिलता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर। दूसरा अपने को मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसके अलावा मिलता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। इसके अलावा मिलता है पोटेशियम क्लोराइड। और सामान्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में जो मिलता है वो आपका कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो रक्त में इतने प्रकार के साल्ट मिलते हैं। क्लियर। और भी मिलते हैं, जनरली इतने को याद रखना होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। जो NaCl होता है उसको हम बोलते हैं शरीर का सामान्य लवण, क्योंकि शरीर में अत्यधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो हमारा कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl पाया जाता है। आयंस की बात करें तो ब्लड में कौन कौन से आयन मिलते हैं, एक तो सोडियम आयन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है। इसके बाद बाइकार्बोनेट मिलते हैं, बाइकार्बोनेट। इसके बाद क्लोराइड आयन मिलते हैं। ठीक है। इस प्रकार के इतने आयन भी ब्लड में पाए जाते हैं। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, HCO3 माइनस यानी कि बाइकार्बोनेट और Cl माइनस, इतने प्रकार के आयन भी रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्लियर। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें आपको मिल रही है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तीसरा, गैसेस की बात करें तो गैसेस में प्लाज्मा में कौन सी मिलेगी, O2 मिलती है, CO2 मिलती है और साथ में N2, नाइट्रोजन भी रक्त में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि O2, CO2 और N2 तीनों पाई जाएगी। जहां पर O2 की बात करें तो 100 ml ब्लड में कितना, 100 ml अगर ब्लड है, उस ब्लड में O2 की बात करें तो 0.29 ml तो आपको मिलेगी O2। कितना, 100 ml ब्लड में 0.29 ml मिलेगी O2। और 5 ml बात करें अपन तो 5 ml अपने को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, 100 ml ब्लड में। तो 100 ml ब्लड है तो 0.29 ml तो मिलेगी ऑक्सीजन और 5 ml यहाँ पर कौन सी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। क्लियर। तो ये तो हो गया गैसेस। तो साल्ट कौन कौन से, NaCl, NaHCO3, KHCO3 और KCl। आयन की बात करें Na+, K+, Ca+2, HCO3 माइनस, Cl माइनस, इस प्रकार के आयन ब्लड में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट की। तो ऑर्गेनिक पार्ट की हम बात करें अगर, तो ऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं प्रोटीन, ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन। तो ब्लड में प्रोटीन की बात करें तो ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं वो कुल 4 प्रकार के प्रोटीन आपको मिलते हैं यहाँ पर। एक तो होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन 4 प्रकार के प्रोटीन ब्लड में मिलते हैं। पहला जो हो जाएगा वो एल्ब्यूमिन होगा, एल्ब्यूमिन। फर्स्ट वन। दूसरा जो होगा होगा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। क्लियर। और तीसरा जो है वो है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर।
और चौथे जो प्रकार का है वो आपका हो जाएगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। तो ये 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें, ब्लड में। प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्ल का बहुलक है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीमर क्या होता है, जिसमें मोनोमर यूनिट बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, और उससे बनने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड का पॉलीमर है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड की बात करें, एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें, तो एमिनो एसिड में क्या होता है, एक अल्किल ग्रुप होता है, कार्बन की चेन होती है, और एक एसिडिक समूह होता है, एसिडिक समूह होता है, और एक क्या होता है, बेस का ग्रुप होता है। एक अम्लीय समूह होता है, एक क्षारीय समूह होता है, और एक अल्किल ग्रुप होता है, और कार्बन होती है। ये क्या है, आपका एमिनो एसिड की सामान्य संरचना है। क्लियर। और जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड है उनकी संरचना की बात करें, तो इस कार्बन की नंबर जैसे जैसे चेंज होगी वैसे उनकी संरचना क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्लियर। तो एक नॉर्मल एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है किसका, एमिनो एसिड का। और पॉलीमर किसको बोलते हैं, जब मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट होती है और उससे बनने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। क्लियर। तो प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं जो रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्लियर। ये 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है एल्ब्यूमिन। तो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन। कितना परसेंट होता है, 4% होता है। प्रकृति की बात करें, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो रूबिस्को। प्रकृति में कौन सा होता है, रूबिस्को। लेकिन मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन। क्लियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेचर की बात करें तो नेचर में कौन सा प्रोटीन आपको सर्वाधिक मिलेगा, पूरी प्रकृति में रूबिस्को। नेचर में तो मिलेगा रूबिस्को प्रोटीन। लेकिन मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन मिलता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्लियर। इसके अलावा ये दोनों जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये जो दोनों प्रोटीन है वो प्रोटीन काम हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में दोनों हेल्प करते हैं। क्लियर। और इन दोनों की बात करें, सबसे बड़ी प्रोटीन है, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन की बात करें, सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन। और सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन है। अब ग्लोब्यूलिन क्या की बात करते हैं, ग्लोब्यूलिन की। तो ग्लोब्यूलिन अगेन 3 प्रकार का हो जाएगा। फिर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी 3 प्रकार का है। एक तो होता है अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। ये 3 प्रकार के कौन से आपके ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। पहला है अल्फा ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन। दूसरे प्रकार का है बीटा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन। और तीसरे प्रकार का जो है वो है गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अगर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात करें तो इसका जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, और साथ में लिम्फोइड ऑर्गन में। लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन में किसका, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो हमारे गले में, अंडर आर्म्स में, पैरों के काफ के ऊपर, उन जगह पर पाया जाता है कौन सा, लिम्फोइड ऑर्गन। और उस लिम्फोइड ऑर्गन में, लसिकाभ अंगों में, लिम्फोइड ऑर्गन में किसका निर्माण होता है, ग्लोब्यूलिन का निर्माण होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और फिर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अगेन 3 प्रकार के हो जाएंगे, गामा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन। अब जो गामा ग्लोब्यूलिन है, क्लियर, ये गामा ग्लोब्यूलिन है, वो गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है वो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। यानी कि जितने भी वायरस और बैक्टीरिया है उनके द्वारा जो विषैले पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, टॉक्सिकेंट स्रावित किए जाते हैं, उन टॉक्सिकेंट को खत्म करने का काम करता है गामा ग्लोब्यूलिन। इसीलिए गामा ग्लोब्यूलिन जो था उसको एंटीबॉडी भी कहा जाता है। और इसी को, गामा ग्लोब्यूलिन को ही कहा जाता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। तो जहां बात करें इम्यूनोग्लोबिन की, तो इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन फिर अगेन 5 प्रकार के हो जाएंगे। इसकी बात करें तो इसके फिर कितने प्रकार हो जाएंगे,
5 प्रकार है इसके, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, 5 प्रकार है इसके। पहला तो कौन सा है, IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी है। दूसरा बात करें तो IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। तीसरा है IgM, इम्यूनोग्लोबिन एम। चौथा है IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई। और लास्ट एंड फाइनल है आपका IgD, इम्यूनोग्लोबिन डी। ठीक है, तो 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन है। मतलब ये 500 इम्यूनोग्लोबिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब ये 500 प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबिन है, एंटीबॉडी है, वो हमारे शरीर में जब वायरस और बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो उनके द्वारा स्रावित विषैले पदार्थों को नष्ट करने का काम करेंगे। इम्यूनोग्लोबिन को हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। एंटीबॉडी, ये हो गया एंटीबॉडी। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IgG की। IgG की बात करें तो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये इम्यूनोग्लोबिन है। 75%, जितना भी इम्यूनोग्लोबिन है उसका 75% कौन कैरी करता है, अकेला IgG कैरी करता है। इन सब का 75% तो सिर्फ क्या है, IgG है। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, IgG। IgG का दूसरा पॉइंट क्या है, ये प्लेसेंटा से पार होने वाला एकमात्र इम्यूनोग्लोबिन है। जनरली बहुत से एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके माता से बच्चे में यानी कि माता से शिशु में प्रवेश करता है। तो वो एंटीबॉडी कौन सा है, IgG एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है, प्लेसेंटा को पार कर जाता है। ठीक है ना, कौन सा IgG है। अब बात करते हैं IgA की। IgA की बात करें तो IgA होता है, वो पाया जाता है जितने भी ग्लैंड से स्राव होता है उसमें यह पाया जाता है। जैसे कि सलाइवा की बात करें तो सलाइवा जो होता है, लार जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला लार जो होता है उसमें यह पाया जाता है। इसीलिए IgA को स्रावी प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। ये याद रखना, इसमें से कौन सा स्रावी प्रतिरक्षा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, IgA। ये कैसे प्रकार का प्रतिरक्षा है, स्रावी प्रतिरक्षा है एक प्रकार का। क्लियर। IgA स्रावी प्रतिरक्षा है क्योंकि कहां पर पाया जाता है, ग्रंथियों के स्त्राव में। कौन सी ग्रंथि, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड है और दूसरा सलाइवा है। क्लियर। तो एक तो आपको ये मिलेगा सलाइवा में, लार में। कहाँ कहाँ मिलेगा, तो सलाइवा में। और दूसरा जो होता है वो आपको मिलेगा एक कोलोस्ट्रम में। कोलोस्ट्रम क्या होता है समझते हैं। कोलोस्ट्रम की बात करें तो प्रसव के बाद, प्रसव के ठीक तुरंत बाद माता का जो पहला दूध होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। और ये कोलोस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा होता है, IgA। तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि बच्चे को जन्म से प्राप्त होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, तो 2 एंटीबॉडी, एक तो IgG और IgA। याद रखना IgG कहाँ से मिल रहा है, प्लेसेंटा से। वो प्लेसेंटा से पार होकर माता से बच्चे में आ रहा है। और IgA किसमें होता है, तो वो माता के पहले दूध, प्रसव के ठीक बाद जो पहला दूध होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। उस कोलोस्ट्रम में पाया जाता है IgA। और साथ में हमारा जो लार होता है, सलाइवा जो होता है, उसमें भी क्या पाया जाता है, आपका IgA पाया जाता है। क्लियर। IgM की बात करें तो ये जो एंटीबॉडी होता है वो शरीर द्रव्य की सुरक्षा करता है। जितना भी हमारा लिक्विड है उसको एक्सटर्नल अटैक से, फॉरेन पार्टिकल के अटैक से बचाता है IgM। क्लियर। IgE की बात करें तो ये एलर्जी के समय उत्पन्न होने वाला होता है। एलर्जी के समय जो सबसे पहले एंटीबॉडी प्रकट होगा वो कौन सा होगा, IgE। मतलब एलर्जी जब होगी तो उसको डिफेंस करने के लिए जो एंटीबॉडी यूज आएगी वो आपका कौन सा होगा, IgE। IgD की बात करें तो इसको हम लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। फिर 2 पार्ट हो जाएंगे इसके। क्लियर। IgD के तो ये 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है। वो इम्यूनोग्लोबिन किसका हिस्सा है, गामा ग्लोबुलिन का। और गामा ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। क्लियर। तो ये तो हो गया अपना प्रोटीन पार्ट ब्लड का। क्लियर। अब ब्लड के अंदर दूसरी कौन सी चीजें पाई जाती है वो यहाँ पर अपन बात करते हैं दूसरी चीजों के बारे में। एक बार इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं पूरा। देखिए सबसे पहले हमने बात की ब्लड की। तो ब्लड कैसा टिश्यू है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल संयोजक है। साथ में कैसा रहता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसका जो तरल भाग होता है, मैट्रिक्स यानी कि तरल भाग जो होता है वो कैसा है, नॉन फाइब्रस है, उसके अंदर फाइबर नहीं होते हैं। क्लियर। अध्ययन की शाखा को हेमाटोलॉजी कहते हैं। निर्माण की क्रिया को हेमोपोइसिस। शरीर के भार का 8% बनाता है ये। इनका निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मेरो में। बोन मेरो कहाँ होता है, शरीर के लॉन्ग बोन में।
उनकी कैविटी में अपर पार्ट पर, जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है वहां पर पाया जाता है। इसके पार्ट की बात करें बोन की, एपिफाइसिस होता है, फिर डायाफाइसिस और फिर मेटाफाइसिस। जो एपिफाइसिस वाला पार्ट होता है वहां पर इसका निर्माण होता है किसका, रक्त का, हीमोपोइसिस की क्रिया वहां पर होती है एपिफाइसिस वाले पार्ट में। क्लियर। इसके बाद पीएच की बात करें 7.4 होती है, हल्का क्षारीय होता है। फिर हमने ब्लड का कंपोजिशन देखा तो 55% प्लाज्मा होता है, 45% सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट का मतलब कार्पसल्स होती है। क्लियर। सॉलिड पार्ट का यहाँ पर मतलब है कार्पसल्स, कणिकाएं। तो कणिकाएं कितनी, 3 प्रकार की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। उसमें से अकेला 99% क्या है आपका, आरबीसी, बाकी 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। फिर हमने 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ी, मेडिकल टर्म है ये दोनों, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों का वॉल्यूम इंक्लूड हो तो आप बोलोगे पैक्ड सेल वॉल्यूम। हिमेटोक्राइट वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें केवल आरबीसी का, ओनली आरबीसी का वॉल्यूम होता है, हम इसको बोलते हैं हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। और आपका जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है किसके, हिमेटोक्राइट वॉल्यूम के, बिकॉज यहाँ पर क्या है 99% अकेला क्या है, आरबीसी ही पाया जाता है। फिर प्लाज्मा की बात करें 55% प्लाज्मा, जिसमें 3 कंपोनेंट इंक्लूड है, इनऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरी प्रकार की चीजें। अभी देखेंगे क्या क्या होती है वो। इनऑर्गेनिक पार्ट में फिर 3 चीजें अगेन, साल्ट होते हैं, आयन होते हैं और गैसेस होती है। साल्ट कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। आयन की बात करें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, इस प्रकार के आयन पाए जाते हैं। गैसेस की बात करें O2, CO2 और नाइट्रोजन। O2 की बात करें तो 100 ml जो ब्लड है उसमें हमारा 0.29 ml O2 मिल जाएगा, और 100 ml के ब्लड में 5 ml क्या मिलेगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्लियर। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट में। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या आता है आपका, प्रोटीन आता है। प्रोटीन 4 प्रकार का यहाँ पर, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की बात करें, ये दोनों बड़े प्लाज्मा प्रोटीन है। कैसे है, बड़े प्लाज्मा प्रोटीन है। साथ में किसमें हेल्प कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। वही बात करते हैं एल्ब्यूमिन की, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कितना, 4%। प्रकृति में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, रूबिस्को। ध्यान देना, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, रूबिस्को। जबकि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन। क्लियर। नेक्स्ट बात करें हमने ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन की बात करें 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा और गामा। गामा ग्लोबिन जो होता है वो किस में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में। बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है, उसके द्वारा जितने भी विषैले पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करेगा आपका गामा ग्लोबुलिन। और इसी गामा ग्लोबुलिन को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। और इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो इम्यून सिस्टम में मदद करता है, इसीलिए क्या है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। और इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार का, 5 प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD हो गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है IgG और IgA, क्योंकि ये दोनों कहां से प्राप्त हो रहे हैं, माता से प्राप्त हो रहे हैं। पहला IgG की बात करें तो वो तो कहां से मिल रहा है, प्लेसेंटा से माता में आ रहा है। प्लेसेंटा से पार होकर शिशु से, सॉरी, प्लेसेंटा से पार होकर माता से शिशु में आ रहा है। क्लियर। मैक्सिमम होता है 75% होता है। दूसरा बात करें IgA की, इसको स्त्रावी प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। स्त्रावी प्रतिरक्षा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्त्रावी ग्रंथियां है, जो ग्लैंड है, जो सिक्रेशन कर रही है, दोनों ग्लैंड की बात कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, सलाइवा। उस सलाइवा में क्या मिलेगा, IgA भी मिलेगा। क्लियर। और साथ में जो प्रसव के बाद माता का पहला दूध है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, उसमें भी पाया जाता है कौन सा, IgA। क्लियर। बाकी की बात करें तो IgE याद रखना, जो एलर्जी के समय प्रकट होता है। और IgM की बात करें तो शरीर द्रव्य की सुरक्षा करता है। एक और बात, IgM जो होता है वो सबसे भारी एंटीबॉडी है। IgM के बारे में याद रखना, हैवीएस्ट एंटीबॉडी कौन सा है, IgM है। IgM सबसे भारी, ठीक है। और सबसे हल्का कौन सा है, IgG होता है, जो सबसे हल्का होता है। क्लियर। तो ये था हमारा प्लाज्मा का 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की चीजें कौन सी पाई जाती है। क्लियर। तो इसको इरेज करते और समझते हैं दूसरे प्रकार की कौन सी चीजें पाई जाती है रक्त में, रक्त प्लाज्मा में। चलिए रक्त प्लाज्मा में दूसरे प्रकार की चीजों की बात करें वो निम्न प्रकार की होती है, अदर थिंग्स। तो यहाँ पर हमने देखा था प्लाज्मा, प्लाज्मा में 3 चीजें थी। पहला था ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा था इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और तीसरा जो पार्ट है अदर थिंग्स।
अब अदर थिंग्स क्या क्या होती है वो देखिए, दूसरे कौन कौन सी चीजें पाई जाती है वो। अदर थिंग में सबसे पहली बात करें अपन तो सबसे पहला अपने को मिल जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट। क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो देख लेते हैं अपन। पहला होता है वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट, अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। एक तो यूरिया मिलता है, ब्लड में यूरिया मिलता है। दूसरा मिलता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड ये भी रक्त में पाया जाता है। तीसरा होता है क्रिएटिन, क्रिएटिन। और चौथे प्रकार का जो वेस्ट प्रोडक्ट वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दोनों चीजें यहाँ पर मिलती है। ये चारों की बात करें ये चारों वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमको मिलते हैं कहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, रक्त प्लाज्मा के अंदर। क्लियर। दूसरे प्रकार की बात करें अदर थिंग्स में तो कौन कौन सी मिलती है देखो, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जैसे कि ग्लूकोज की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, फैटी एसिड की बात करें, वो भी पाई जाती है। तो दूसरे नंबर पर उस कैटेगरी को हम रख लेते हैं। एक तो क्या मिलेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज। क्लियर। इसके बाद मिलेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद फैटी एसिड, वो भी हमें प्लाज्मा में मिलेंगे। इसके अलावा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल वो भी प्लाज्मा में मिलेगा। तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। ये चार चीजें मिलेगी। ग्लूकोज की लेवल की बात करें तो ग्लूकोज कितना होता है 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml, इतना हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल होता है। क्लियर। कोलेस्ट्रॉल की लेवल की बात करें तो 150 टू 260 मिलीग्राम पर 100 ml, इतना तो हमारे ब्लड में क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है पर 100 ml। वही यूरिया के लेवल की बात करें तो यूरिया कितना होता है 13 से 17 मिलीग्राम पर 100 ml, इतना तो अपने को मिलता है यहां पर यूरिया, मिलीग्राम पर 100 ml, इतना हमारे रक्त में यूरिया पाया जाता है। और जब यूरिया की मात्रा 40 मिलीग्राम पर 100 ml से भी अधिक हो जाती है, 40 मिलीग्राम पर 100 ml, इससे भी अधिक मात्रा में अगर यूरिया हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं यूरेमिया। इस आंकड़े को याद रखना, 13 से 17 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज का लेवल होता है 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml। वही कोलेस्ट्रॉल की बात करें 150 टू 260 मिलीग्राम पर 100 ml। क्लियर। इसके अलावा दूसरी तीसरी जो चीज आएगी इसमें वो हमारी शामिल हो जाएगी, तीसरी चीज की बात करें अपन तो वो यहाँ पर अपने को मिल जाएगी हार्मोन, हार्मोन। क्योंकि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है वो हार्मोन कहाँ पर स्रावित हो रहे हैं, रक्त में स्रावित हो रहे हैं। फिर रक्त के जरिए वो उचित जगह पर पहुंचाए जाते हैं जहां पर वो क्या करते हैं क्रिया करते हैं वहां पर। तो यहाँ पर अपने को हार्मोन भी मिलेंगे। इसके अलावा मिलता है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदन कारक जो क्या करेगी रक्त का थक्का बनने से रोकेगी। एंटीकोगुलेंट की बात करें तो एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, उस एंटीकोगुलेंट का नाम है हेपेरिन, हेपेरिन। ये आपका क्या है एंटीकोगुलेंट है। याद रखना हेपेरिन प्रोटीन नहीं है, हेपेरिन क्या है हेपेरिन की बात करें एंटीकोगुलेंट है। और इसके स्वभाव की बात करें तो ये क्या है म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ये एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ये प्रोटीन नहीं है, हेपेरिन प्रोटीन नहीं है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होता है इसकी बात करें तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, एक प्रकार जब बहुत सारे डाइसैकेराइड, यानी कि ये क्या है पॉलीमर है किसका डाइसैकेराइड का। और डाइसैकेराइड क्या होता है शुगर होता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर बात करें अपन तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड असल में क्या है शुगर है, हेपेरिन शुगर है प्रोटीन नहीं है। मतलब हेपेरिन क्या है म्यूकोपॉलीसैकेराइड है प्रोटीन नहीं है। क्लियर। तो ये होती है कुछ अदर चीजें जो प्लाज्मा में अपने को मिलती है। सबसे पहले आपने देखा वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें यूरिया मिलता है, और कौन सा यूरिक एसिड है, और क्रिएटिन है, और क्रिएटिनिन है। ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड मिलते हैं, ग्लिसरॉल मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, हार्मोन्स मिलते हैं,
और साथ में एंटीकोगुलेंट मिलता है, कौन सा, हिपेरिन। क्लियर, ये आ जाएगी आपकी अदर थिंग्स में। क्लियर, तो प्लाज्मा की हमने बात कंप्लीट कर ली। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 3 बेसिक कंपोनेंट है, पहला तो ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा अदर थिंग। इनऑर्गेनिक पार्ट में फिर इसमें 3 चीजें लिखी थी, आयन था, साल्ट था, क्लियर, और गैसेस थी। आयन हमने देख लिए कौन कौन से थे, Na+ है, K+ है, HO3-, इसके बाद Cl- वगैरह, वो सब आयन थे। साल्ट की बात करें NaCl, NaHO3, KHO3, वो साल्ट थे। इसके अलावा हमने गैसेस देखी, O2 था, N2 था, CO2 था। फिर ऑर्गेनिक पार्ट में प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी 4 प्रकार का था, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन 4% होता है और सर्वाधिक मात्रा में वही पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन की बात करें फिर उसके अगेन 4 टाइप की है, अल्फा बीटा, 3 टाइप, अल्फा बीटा और गामा। फिर गामा ग्लोबुलिन के 5 टाइप है, वही गामा ग्लोबुलिन को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी, जिसके 5 प्रकार में देखे, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। जिसमें IgG जो होता है वो प्लेसेंटा से पार होकर माता से शिशु में आता है। IgA की बात करें वो भी माता से शिशु को मिलता है, लेकिन वो किसमें होता है, माता के प्रसव के बाद जो पहला दूध होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं उसमें पाया जाता है। वही IgA की बात करें तो वो हमारी जो सलाइवा जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाली सलाइवा में भी IgA पाई जाती है। क्लियर, इसके बाद हमने देखा अदर थिंग, जिसमें हमारे सामने वेस्ट प्रोडक्ट, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन और एंटीकोगुलेंट हिपेरिन पाया जाता है। क्लियर, तो ये तो कंप्लीट हो जाता है पहला पार्ट ब्लड का, कौन सा, प्लाज्मा। क्लियर, तो ब्लड के कंपोनेंट के 2 पार्ट थे, प्लाज्मा और दूसरा कार्पसल्स, तो हम प्लाज्मा खत्म कर चुके। क्लियर, अब बात करते हैं कार्पसल्स के बारे में। चलिए बात करते हैं कार्पसल्स की। तो कार्पसल्स मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर, जिसमें आज के लेक्चर में हम बात करने वाले आरबीसी की, जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे आरबीसी की। अब बात करते हैं कार्पसल्स की। तो ब्लड के हमने 2 पार्ट पढ़े, पहला पढ़ा प्लाज्मा, क्लियर, जो कि कितना था, 55% था। दूसरा पार्ट कौन सा हमारे पास, कार्पसल। क्लियर, कार्पसल्स में कितनी चीजें, 3 चीजें इंक्लूड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। कार्पसल्स में 3 चीजें इंक्लूड करते हैं अपन, एक तो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसके बाद डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये 3 चीजें इंक्लूड होती है आपकी किसमें, कार्पसल्स में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड कार्पसल्स के बारे में। क्लियर, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, वो भी याद रखना, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट, क्या बोलोगे आप, इरिथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं। इसके अलावा आरबीसी की बात करें तो आरबीसी कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है, उभय अवतल होती है। बाइकॉन्केव होती है, इस टर्म को समझना, बाइकॉन्केव होती है। साथ में होती है सर्कुलर, गोलाकार होती है, सर्कुलर होती है। और तीसरी जो टर्म याद रखनी है वो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। क्लियर, ये 3 टर्म, 3 चीजें याद रखना, एक तो बाइकॉन्केव, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड। सर्कुलर और बाइकॉन्केव मतलब ये गोलाकार है और साथ में कैसी है, अवतल है, अंदर की तरफ धसी हुई है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात करिए तो अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है ना, जो अंदर से धसा होता है। तो आरबीसी भी कैसी होती है, गोलाकार तो होती ही है, ये गोलाकार होगी। ठीक है, तो ये गोलाकार होगी। अब 3D में इमेजिन करो, ये गोलाकार है और अंदर से ऐसी धसी हुई है, नीचे वाला भाग भी ऐसा धसा हुआ है और ये भी ऐसा धसा हुआ है, मतलब गोलाकार तो है ही सही, लेकिन इस तरह से और इस तरह से दोनों तरफ से क्या हुई, धसी हुई है। मतलब यहाँ अंदर की तरफ धसी हुई है और नीचे तरफ भी क्या होगी, धसी हुई मिलेगी। क्लियर, तो ये होती है बाइकॉन्केव और साथ में कैसे होती है, सर्कुलर होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो इसका एक एक्सेप्शन मिल जाता है अपने को, एक्सेप्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैमल्स की, ध्यान देना, स्तनधारियों की आरबीसी की बात कर रहे हैं। ये जो हमने बोला बाइकॉन्केव, सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी आरबीसी की बात कर रहे हैं, मैमल्स की, स्तनधारी की आरबीसी की बात की जा रही है।
क्लियर। तो स्तनधारी की आरबीसी कैसी है, अकेंद्र की होती है, गोलाकार होती है और उभय अवतल होती है। एक्सेप्शन है, 2 मेंबर है, ऊंट व लामा। ऊंट व लामा कैमेलिडी के मेंबर है, कैमेलिडी फैमिली के। इन दोनों की बात करिए तो इनकी आरबीसी आपको कैसे मिलेगी, कॉन्वेक्स मिलेगी, एक तो बाई कॉन्वेक्स, उभय उत्तल, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। और साथ में ये आपको मिलेगी कैसी, न्यूक्लिएटेड, इसके आरबीसी में न्यूक्लियस भी मिलेगा, न्यूक्लिएटेड मिलेगी, बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड, किसकी, ऊंट व लामा की। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन झिल्ली जो होती है उसको बोलते हैं आरबीसी मेम्ब्रेन। उसको कहा जाता है डोनेंस मेम्ब्रेन। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन, डोनेंस मेम्ब्रेन। और इस डोनेंस मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि ये कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है, यानी कि कुछ सर्टेन जो सबस्टांसेस है उनके लिए परमिएबल है और कुछ के लिए परमिएबल नहीं है। तो डोनेंस की मेम्ब्रेन की बात करिए तो ये कुछ के लिए कैसी है, पारगम्य है, और कुछ के लिए अपारगम्य है। तो ये परमिएबल किसके लिए है, अगर परमिएबल की बात करें तो ये परमिएबल है किसके लिए, Cl माइनस के लिए, और साथ में HCO3 माइनस। ये कहां पर मिलता है आपको, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में जो पदार्थ होते हैं कौन से, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन, इन दोनों को ये झिल्ली अपने अंदर आने देगी और बाहर भी निकलने देगी। लेकिन ये जो डोनेन की जो मेम्ब्रेन है वो नॉन परमिएबल है। किसके लिए, 2 प्रकार के आयन हैं उनके लिए नॉन परमिएबल है। एक तो हो जाएगा आपका सोडियम आयन और दूसरा होता है पोटेशियम आयन। तो सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों आयन के लिए ये जो डोनेन की मेम्ब्रेन है, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, वो इन दोनों के लिए क्या है, नॉन परमिएबल है। मतलब इन दोनों को वो क्या करेगी, परमिएबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। जबकि हम बात करें Cl माइनस और HCO3 माइनस, उन दोनों के लिए क्या करेगी, परमिएबिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। और जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहां पर इस चीज को देखेंगे, इसका बड़ा रोल होता है, इसके कारण डोनेन फिनोमिनन होता है। ये जो घटना है, ये जो क्रियाविधि है, उसको बोलते हैं डोनेन फिनोमिनन, डोनेन की परिघटना, जिसमें क्या करता है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो Cl माइनस और HCO3 माइनस को आने दे रही है। फिर यही HCO3 माइनस क्या करेगा, सोडियम से बॉन्ड बनाकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन में, वहां पर ये चीज आएगी। क्लियर। तो आप अभी इतना याद रखना, आरबीसी की मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, डोनेंस की मेम्ब्रेन। और उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, कुछ के लिए परमिएबल है, कुछ के लिए परमिएबल नहीं है। जिनके लिए परमिएबल है वो आपके लिए कौन से, Cl माइनस और HCO3 माइनस, और जिनके लिए नॉन परमिएबल है वो कौन सा हो जाएगा, Na प्लस और K प्लस। क्लियर। चलिए आगे। अब आरबीसी की हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनल जो होते हैं वो आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, और वो ऑर्गेनल जो आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आरबीसी में एक तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। आरबीसी भी क्या है, एक प्रकार की सेल ही तो है ना, रेड ब्लड कार्पस, एक प्रकार की सेल है जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो शरीर की बाकी सेल्स भी बाकी सेल से अलग कैसी है ये, तो शरीर की जो बाकी सेल्स होती है उसमें जो ऑर्गेनल होते हैं उनमें से ऑर्गेनल समझ रहे हो, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। जैसे कि कोशिका में क्या होता है, ये आउटर सेल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर। और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के कोशिका मिलेंगे। सपोज ये बना रहा वैसे होते नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, गोल्जी बॉडी मिल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा, लाइसोसोम मिल जाएंगे। क्लियर ना। और इसके अंदर हमको क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम। तो सेल में पाए जाने वाले जितने भी अंग है सेल के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, वो सारी चीजें क्या है आपकी सेल ऑर्गेनल, सेल में पाए जाने वाले अंग, कोशिकांग। क्लियर। कोशिका के अंग। तो यहाँ पर जो कोशिकांग होते हैं उसमें तो हम उन कोशिकांग की बात करेंगे जो आपको आरबीसी में नहीं मिलेंगे। उन कोशिकांग की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है, और क्या नहीं मिलता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी भी इसमें नहीं मिलती अपने को। इसके अलावा नहीं मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी इसमें नहीं मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी आपको आरबीसी में नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा न्यूक्लियस जो पहले पढ़ चुके अपन,
नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस भी इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि आरबीसी कैसी है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, ये चारों सेल ऑर्गेनल जो बाकी कोशिका में मिलते हैं आपको आरबीसी में नहीं मिलते हैं। ये नहीं मिलते हैं उसका मूल कारण क्या है, क्योंकि आरबीसी जो होता है उसके अंदर हम अधिक से अधिक मात्रा में क्या भर सके, हीमोग्लोबिन भर सके, क्योंकि जितने ऑर्गेनल कम होंगे उतना ही आरबीसी के पास ज्यादा जगह होगी हीमोग्लोबिन को कवर करने के लिए। और हम आरबीसी का जो मेन पर्पस है, आरबीसी हमारी बॉडी में क्यों है, क्योंकि आरबीसी ब्लड के साथ, रक्त प्लाज्मा के साथ बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और वही जो आरबीसी जो होती है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन जो होती है वह उन अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, जैसे कि हमने वातावरण से ऑक्सीजन ली, वो तो हमारे फेफड़ों में है, अब उसे मुझे मेरे सर तक पहुंचाना है, तो वो पहुंचा कौन रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है। ब्लड में भी क्या है, आरबीसी, आरबीसी के अंदर भी क्या है, हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन ही उस ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचा रहा है, सर तक पहुंचा रहा है, क्योंकि वहां पर जो सेल है उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम जो खाना खा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जितने भी ये हमारे फूड के कंपोनेंट है उनको भी उन सेल तक पहुंचाना है वहां पर एनर्जी के लिए, तो वो पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, आपका ब्लड ही करेगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर जो आरबीसी है उसका मुख्य काम क्या है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो क्या करता है, परिवहन कर रहा है किसका, ऑक्सीजन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को सुगम बनाने के लिए, ज्यादा एफिशिएंसी लाने के लिए उसमें हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिएगा। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन भरने की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके अंदर स्पेस ज्यादा करना होगा, और स्पेस ज्यादा करने का मतलब है हमें उसके अंदर कोशिकांग जितने कम हो उतना बेहतर है। इसीलिए क्या होते हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस ये नहीं होते हैं। क्लियर, न्यूक्लियस नहीं होता, इसके कारण आरबीसी जो होता है उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी भी नहीं होती है। क्लियर, अब ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण आरबीसी में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम नहीं होते, क्रेब्स साइकिल नहीं चलता है इसके अंदर। क्या नहीं चलता आपका, क्रेब्स साइकिल नहीं चलता है, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम इसमें नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो मेम्ब्रेन है वहां पर चलता है आपका कौन सा, क्रेब्स साइकिल और ETS। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ETC सॉरी। तो वो दोनों कहाँ चलते हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, इसीलिए आपका क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा। यहाँ पर कौन सा चलता है, यहाँ पर होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा आपका, ग्लाइकोलाइसिस। हम पढ़ेंगे डाइजेशन में ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है वो। तो ये क्या, यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, कैसा है, अवायवीय श्वसन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल क्या है, वायवीय श्वसन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें डिमांड होती है किसकी, ऑक्सीजन की। क्लियर, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए आरबीसी के अंदर तो क्या चलता है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि अवायवीय श्वसन चलता है। क्लियर, वायवीय श्वसन नहीं होता, आरबीसी के अंदर की बात हो रही है, क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। बाकी शरीर के तमाम हमारी जितनी भी सेल है उसमें कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ये हो गया अपना अवायवीय श्वसन। क्लियर, अब इसके अलावा आरबीसी में क्या होता है, ध्यान देना, आरबीसी में होता है श्वसन वर्णक होता है, श्वसन वर्णक। आरबीसी में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपना हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण एक और चीज, एक अकेला हीमोग्लोबिन जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन पूरे समूह की बात करें तो पूरा समूह जो होता है वो कैसा रहता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाल रंग के लिए। जो आरबीसी का जो रेड कलर है, रेड ब्लड कार्पस्कस बोला है, तो रेड कलर के रेस्पॉन्सिबल कौन है आपका, हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक क्यों बोला, क्योंकि इसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। अगेन कह रहा हूं, ऑक्सीजनेशन नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ऑक्सीजनीकरण, यानी कि ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बॉन्ड बनता है, तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कुछ इस प्रकार से ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो बॉन्ड बना देगा ऑक्सीजन से, और क्या बनाएगा, HbO2 हॉल
पोर बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर, क्या चीज है ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर जब ये कोशिका में जाएगा तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और फिर किसका बॉन्ड बन जाएगा, CO2 और हीमोग्लोबिन का। अगर सेल से क्या लानी है, CO2, और सेल को क्या पहुंचाना है, O2 पहुंचाना है। और ये काम कर कौन रहा है, हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन के क्या बोला, श्वसन वर्णक, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाई क्यों जा रही है, ताकि हम क्या करवा पाए, हम करवा पाए क्रेब्स साइकिल चलवा पाए, हम वायवीय श्वसन करवा पाए, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, श्वसन वर्णक। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट, सबसे पहले हम इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है, सर्कुलर होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। एक्सेप्शन है ऊंट व लामा, दो ऐसे मेंबर है जिनकी आरबीसी आपको कैसी मिलेगी, बाइकॉन्वेक्स और साथ में न्यूक्लिएटेड मिलेगी। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं डोनेंस की मेम्ब्रेन। इसकी खासियत है परमिएबल है किसके लिए, Cl- और HCO3- के लिए, और नॉन परमिएबल है सोडियम और पोटेशियम के लिए, इनके आयंस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। रीजन में स्पष्ट कर चुका हूं, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में क्या भरा जा सके, हीमोग्लोबिन भरा जा सके, क्योंकि आरबीसी का मेन पर्पज ही वही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके कारण इसमें क्रेब्स साइकिल नहीं चलता है। क्या चलता है आपका, ग्लाइकोलाइसिस चलता है। क्लियर। चलिए, एक और पॉइंट यहाँ पर कि हमने बात करी थी कैसी होती है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड की बात करें तो मैच्योर आरबीसी जो होती है वही नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। मैच्योर आरबीसी, याद रखना, मैच्योर आरबीसी, जो परिपक्व आरबीसी है वही कैसी होगी आपकी, नॉन न्यूक्लिएटेड होगी। लेकिन जब आरबीसी का निर्माण होता है अपनी अर्ली स्टेज में इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसमें न्यूक्लियस विलुप्त हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन न्यूक्लिएटेड। क्लियर। तो ये था आज के लेक्चर, जिसपे हमने बात करी ब्लड प्लाज्मा के बारे में और साथ में हमने बात करी आरबीसी के बारे में। क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे आरबीसी के, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो अब हम आगे बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो, और साथ में डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट के बारे में। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।